तो नमस्कार साथियों, जहाँ मिलते हैं गुड़ चावल और आलू वहीं मिलेंगे दयालु। दयालु का आपका नाम है या इसके पीछे कोई कहानी? हमारे बाबा थे तो जब रामेश्वरम से लौटे थे तब उनका जन्म हुआ था और हमारी दादी। पॉलिटिकल जर्नी जितना मैं देखता हूँ, मतलब मैं तो मेरे तो जन्म की हुआ था तब से लगभग आप करते आ रहे हो। तब तो तो आपके हिसाब से ऑनलाइन बिजनेस सही है या गलत? बहुत गलत है, उसको बंद होना चाहिए। तब मुझे मिला कि 2012 में जिनकी विधानसभा से श्री अखिलेश यादव जी हमको टिकट देना चाहते थे, 2017 में हमें विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। श्री ममता बनर्जी संघर्षपूर्ण महिला है, कुछ कर गुजरने की उसमें तमन्ना है, अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है। आपकी धर्मपत्नी कुछ सालों पहले बीजेपी से जुड़ी थी और आप समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, ऐसे? कि देखिए, दल कोई भी हो, जब वो अपने सिद्धांत से डिग जाता है तो भले ही सरकार न बने। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, वो सरकार में मंत्री नहीं रहे। बताया कि आपको जीवन जीना है तो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको नौकरी करनी है, कैसे आपको खाना खाना है, कैसे आपको समाज में सम्मान पाना है। मैं आपकी बार 400 पार हाथ रहे ना तो नहीं मिली। इसका मतलब जनादेश इनके खिलाफ है। अच्छा, इस तरह से कुंभ में आप कहते हो कि 60 करोड़ जितने नहाएंगे ना सब हम रहे हैं, तो भाई उसमें हम तो बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो धार्मिक थी। बाली से निभा लेते, अब बाली और राम जी एक हो जाए तो सुग्रीव को 5 मिनट में पटक देते हैं। राम जिनके आदर्श की बात कर। पहले श्री मुलायम सिंह राम सिंह जी संघर्ष जीवन रहा। जी, योगी आदित्यनाथ जी, वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, कहना नहीं चाहते, ठीक है, काम कर रहे हैं। श्री नारायण जी, देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर है, तो ये कहना चाहेंगे कि भाई संविधान को लागू करेंगे और हर छोटे बड़े के साथ गैर बराबरी खत्म कराओगे। मुझे लगता है उसके बाद वो ठीक हो सकता है। महाकुंभ आप क्या गए थे? आपको वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी और क्या नहीं अच्छा लगा? देखिए, हमने आपको फिर बताया कि धार्मिक आयोजन को इवेंट में बदलने की कोशिश मत करिए। तो नमस्कार साथियों, जहाँ मिलते हैं गुड़ चावल और आलू वहीं मिलेंगे दयालु। ये नारे को आप जिंदगी में रहकर तो जानते ही होंगे। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, बिंदकी से विधानसभा प्रत्याशी दयालु गुप्ता जी आए हुए हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका। दयालु का आपका नाम है या इसके पीछे कोई कहानी? अब कहानी है इसके पीछे कि हमारे बाबा थे, वो जब रामेश्वरम से लौटे थे तब हमारा जन्म हुआ था और हमारी दादी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं था, तब उन्होंने बिना इलाज के, मतलब वो ख़त्म हुई, इलाज ठीक से हो नहीं पाया, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक सरकार से ज़मीन लेके और उसमें जो है 11 कमरों का एक ब्लॉक बनवाया था हॉस्पिटल, उस समय 1965 में। तभी हमारा नाम रखा था कि दयालुता से रहना चाहिए सबको। और उनके हम ज़्यादा नज़दीक थे, वो संतों के नज़दीक रहते थे, वो धर्म के नज़दीक रहते थे। उन्होंने ही हमको धर्म और समाज सिखाया, इसलिए और हमारा नाम दयालु रखा। उससे मेरा नाम रामेश्वर दयाल है। ये कारण रहा दयालु नाम का। जी। बहुत आपकी पॉलिटिकल जर्नी जितना मैं देखता हूँ, मतलब मेरे तो जन्म नहीं हुआ था तब से लगभग आप करते आ रहे हो। जब से मेरा होश संभाला है तब से मैं आपको पॉलिटिक्स की फील्ड में देख रहा हूँ। तो आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और कहाँ से आपने संघर्ष करना शुरुआत की? देखिए, हमने जो है, ये मानिए कि हमने समाज सेवी राजनीति की हमेशा। पॉलिटिक्स में है लेकिन समाज सेवा उसमें हमारी प्रमुखता रही है। उसका फ़ायदा मुझे मिला कि 2012 में बिंदकी विधानसभा से श्री अखिलेश यादव जी हमको टिकट देना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां हुई, मुझको टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं लगातार समाजवादी पार्टी, समाजवाद के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करता रहा और उनके अधिकार के लिए लड़ता रहा। उसमें मैंने कई आंदोलन किए, कई बार हम जेल गए और उसके बाद हमें 2012 में पहले हमको जिलाध्यक्ष बनाया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और हम लगभग 2 वर्ष जिलाध्यक्ष रहे। और संघर्ष का ये फायदा मिला कि 2017 में हमें विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाए लेकिन संघर्ष जारी रहा और 22 में हम पुनः प्रत्याशी बन के आए, जो कि कुछ बहुत कम अंतर से हार गए चुनाव। वो भी अब उसके लिए क्या कहें, हम तो यही कहेंगे कि भाई हार गए तो पुनः संघर्ष करके उसको जो है दोबारा से मजबूत करने का काम करेंगे। तो लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको इस क्षेत्र में? लगभग जो है ये 2007 से हम संघर्ष कर रहे हैं। 2007 से? हाँ, 2007। अच्छा, एक चीज हमेशा हम लोगों ने देखी हुई है, जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में जाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, वो आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आपके साथ कभी होता है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि समाज में
आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब आप अपनी नियम पर, अपने सिस्टम पर, अपने सिद्धांत पर आप अडिग रहोगे तो ये कोई मायने नहीं रखता है। आलोचना देखिए उसी की होती है जिसमें ताकत होती है, दम होती है। काम वही करता है जिसमें लगन होती है, जिसमें सिद्धांत होते हैं। और इन चीज़ों का मैंने आदरणीय नेता हमारे मुलायम सिंह यादव जी थे, उनसे मैंने सीखा है कि वो बहुत ही कमज़ोर किसान परिवार से थे, शिक्षक थे, कुश्ती लड़ते थे, पहलवान भी थे, लेकिन वो अडिग थे। वो जो उनके सिद्धांत थे, देखिए आज हमें कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने जो है उनके समाजवादी सिद्धांत को अपने में लागू करने का प्रयास किया। वही हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो ये संघर्ष है, ये संघर्ष समाज के उस व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को, जहां पर विकास नहीं पहुंच रहा है, जहां पर समाज का सम्मान नहीं पहुंच रहा है, जहां पर उसके अधिकार नहीं पहुंच रहे हैं, हम लोग उसको दिलाने के लिए संघर्षरत थे, संघर्षरत है और संघर्षरत रहेंगे। आपकी धर्मपत्नी कुछ सालों पहले बीजेपी से जुड़ी थी और आप समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, ऐसा क्यों? बीजेपी में कभी नहीं रहा, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि देखिए दल कोई भी हो, जब वो अपने सिद्धांत से टिक जाता है तो भले ही सरकार न बने, देखिए हर व्यक्ति सरकार नहीं बनाता। बाबा साहब ने सिद्धांत लिखा था, बाबा साहब ने संविधान लिखा था, वो सरकार में मंत्री नहीं रहे, वो कभी विधायक नहीं रहे, लेकिन उन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि आपको जीवन जीना है तो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको नौकरी करनी है, कैसे आपको खाना खाना है, कैसे आपको समाज में सम्मान पाना है। तो हर व्यक्ति देखिए अपने सिद्धांत पे अडिग रहना, ये समाज में सबसे प्रमुख चीज है। समाज सेवा करके हमने सदैव राजनीति को समाज सेवी रखा है। उसका फायदा है कि आज हर व्यक्ति हमको मानता है और हम लगातार ये चाहते हैं कि जीवन में जब तक जीवन रहे किसी का मेरे द्वारा अहित ना हो। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कोई और पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? नहीं, क्यों? सिद्धांत। समाजवादी पार्टी जो कहती है, हम लोगों का जो चुनाव घोषणा पत्र होता है वो गीता और कुरान की तरह पवित्र होता है। हम लोग जो घोषणा करते हैं वो घोषणा को चुनाव में जीतने के बाद हम लोग लागू करते हैं। हम लोगों ने कहा था 12 के बाद काम करेंगे। हमने डायल 100 चलाया। घर में लोग शाम को शराब पी के महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। 100 नंबर मिला दो, गाड़ी बाहर आ जाती है और जो व्यक्ति गलत करता है उसको थाने ले जाती है। ये पहले व्यवस्था नहीं थी। रास्ते में भगवान न करे कोई चला जा रहा है, उसका अटैक पड़ गया, उसको टक्कर लग गई, कोई उठाता नहीं था। कारण यह है कि उठाने पर पहले सवाल जवाब थाने में आपसे होगा कि आपने कहाँ से उसको उठाया, कैसे टक्कर लगी, कोर्ट कचहरी जाना पड़े, पुलिस केस बन जाता था। तो हमने इसलिए ये एम्बुलेंस चलाई। हम लोगों के सिद्धांत, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने चुंगी खत्म कर दी थी। जब चुंगी खत्म की थी तो लोग कह रहे थे कि अब अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, अब समाज कैसे चलेगा। लेकिन समाज चला क्योंकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की सोच बहुत आगे थी। वो जानते थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच बहुत आगे थी। जिस समय संविधान लिखा था उस समय अगर आपको बिल्की से दिल्ली जाना हो तो 10 बार गाड़ी बदलना पड़ेगा, कागज कलम नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि व्यवस्था गलत हाथों में चली जाएगी तो सबसे पहले जो है इस समाज को ये धार्मिक छुआछूत से, धार्मिक वैमनस्यता से और शिक्षा से, जिस समाज को खराब करना हो, खत्म करना हो, उसको शिक्षा से विलग कर दीजिए। इतना गरीब कर दीजिए, इतना महंगाई बढ़ा दीजिए कि अगर वो खाना खाने को पा जाए तो उसको ये लगे कि मैंने पूरा जग जीत लिया। इस तरह के लोग हैं सरकार में। तो दयालु जी, एक चीज मैंने देखी है, जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, आपकी सरकार की बात करता हूँ, तो मैंने देखा 2012 से 2017 के बीच में आपकी सरकार रही, बहुत सारे काम हुए, चाहे वो पुल बनाना हो, चाहे वो स्टेडियम बनाना हो, चाहे वो अपना डायल 100 हो, बहुत सारे काम हुए अखिलेश जी की सरकार में। लेकिन उसके बावजूद सरकार को 2017 के बाद अपने शासन में ना आ पाई। और वही चीज कई बार मुझे सुनने में आती है भाजपा के रूप में भी। अभी एक अखिलेश जी ने शायद कहा हुआ था कि हमने एक संसद में सुना कि नहीं, हाँ भाई हमने राम मंदिर बनाया, हमने ये किया, उसके बावजूद हम अयोध्या से हारे। तो ये क्या कारण होते हैं? जनता पसंद नहीं करती या जनता का क्या ऐसा रुझान होता है कि इतने काम करने के बावजूद भी हम सत्ता पे नहीं आ पाते? देखिए, वास्तविक बात यह है कि जनता को लोग भ्रमित कर देते हैं। उन्होंने कहा हम 15-15 लाख रुपए देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनते ही 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसान का मूल्य अच्छा देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा बिजली कम कर देंगे,
बिजली का रेट कम करेंगे, बिजली के रेट बढ़ा दिया। हम्म, उन्होंने कहा कि संविधान लागू करेंगे, लागू नहीं किया। हम्म, उन्होंने कहा कि हम गरीब को उसका अधिकार देंगे, अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, नहीं दिया। तो ये देखिए, कहा और किया नहीं। जबकि हम लोगों ने 12 में जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, हम्म, एम्बुलेंस चलाया। पहले लोग सड़क में पड़े पड़े मर जाते थे, कोई उठाता नहीं था। एम्बुलेंस में लोग फोन कर लेते हैं, गाड़ी आती है, उठा के ले जाती है। 18 लाख लैपटॉप दिए, एक लैपटॉप 50,000 का था। हम्म, बेरोजगारी भत्ता दिया, हम्म, कन्या विद्याधन दिया। कन्या विद्याधन देने के बाद जो महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा था, आज महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार का प्रतिशत बढ़ा है। हम्म, डॉलर किस रेट में था, महंगाई कहाँ थी, आज देश की अर्थव्यवस्था बदतर स्थिति में है। बेरोजगारी अब तक आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था सबसे बदतर स्थिति में है, महंगाई सबसे ज्यादा है। अभी हर चीज को इवेंट बनाना, अभी इन्होंने कुंभ में क्या क्या कहा और क्या क्या हुआ, देखिए धार्मिक बात है। बिल्कुल। धार्मिक आयोजन को उत्सव इवेंट नहीं बनाना चाहिए। लोग हमेशा कुंभ होता रहा, हमेशा जाते रहे, नहाते रहे, ये धर्म है। और धर्म को ये राजनीति से जोड़ के इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं भाजपा के लोग। तो मतलब कुल मिला के कुंभ भी एक तरीके से वोट की राजनीति थी, नहीं, वोट की राजनीति, फिर हमने कहा वो इवेंट बनाते हैं, इवेंट इवेंट भाजपा बनाते का हैं, इवेंट। हैं भाजपा इवेंट नहीं, भाजपा वो इवेंट नहीं बना। हम्म, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में 42 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। हम्म, भाजपा का आता 80 के 80, हम्म, कहता है आपकी बार 400 पार हम्म, आता है ना, तो नहीं मिली। हम्म, इसका मतलब जनादेश इनके खिलाफ है। हम्म, 50% से ज्यादा सीटें इधर आई, हम्म, 42-43 सीटें आई, तो जनादेश इनके खिलाफ है। बिल्कुल। हैं इस तरह से कुंभ में आप कहते हो कि 60 करोड़ जितने नहाए ना सब हमरे हैं, तो भाई उसमें हम तो बहस नहीं कर सकते हैं, नहीं, ये तो क्योंकि वो धार्मिक चीज है। बिल्कुल, राम मंदिर धार्मिक है, कोर्ट से बना है। बिल्कुल, इसमें जब मोदी जी के घर में सूदक था, जी, तब ये वहां के जजमान बने थे राम मंदिर के, बिल्कुल। बने थे ना। नहीं बनना चाहिए। सूदक में अपने यहाँ कोई करता है धार्मिक कार्य, कोई पूजा पाठ करता है? नहीं। तो ये वहां पर तो इतने बड़े आचार्य, शंकराचार्य और न जाने कौन कौन से बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने इस चीज पे रोक नहीं लगाई। फिर वही बात है, लोकतंत्र बचा कहाँ? लोकतंत्र अब है कहाँ? अगर लोकतंत्र होता तो कोई ये कहने वाला है कि डॉलर जो है 90 रुपए का कैसे हो गया? कोई कहने वाला है कि जो एक व्यक्ति के ऊपर जो 25,000 रुपए कर्जा था 2014 में, आज 1.5 लाख तक पहुंच गया। आज आपके देश जो है आर्थिक कंगाली पर है। ये मैं आपके सम्मानित पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से देश को बहुत पीछे ढकेल दिया, बहुत पीछे। 90% लोगों के पास 10% पूंजी है और 10% लोगों के पास 90% पूंजी है। कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है। ये लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में होता है सबको अधिकार देना, संविधान को लागू करना। हर गरीब कमजोर को इतना कर दीजिए कि अरे 30% लोग अपने को हिंदू नहीं मान रहे, इस बात की जानकारी आपको ना हो तो कर लेना। कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई अंबेडकर को मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, हिंदू नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अरे भगवान राम जो है, तो राम के एक कुछ लागू करेंगे? रामचंद्र जी ने सजी सजाई राज गद्दी छोड़ के जंगल गए थे। बिल्कुल। सुग्रीव जैसे कमजोर मित्र से मित्रता निभाई थी, बाली से निभा लेते। अब बाली और राम जी एक हो जाए तो सुग्रीव को 5 मिनट में पटक देते। कुछ दबी नहीं थे। हैं? राम जिनके आदर्श की बात करते हैं। आपकी पत्नी को कोई लिवा जाए तो आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल हैं? बिल्कुल नहीं। आदर्श थे ना, उसके मर्यादा बावजूद- पुरुषोत्तम। उसके बावजूद बिल्कुल मर्यादा के साथ वो कैसे हाँ। वहां गए, और उसके बावजूद अंतिम समय पर भी रावण से कहा। सीता जी को एक धोबी के कहने पर छोड़ दिया, याद है ना? आपको तो कहीं बुलडोजर चलवाना है, कहीं कुछ कराना है, कहीं कुछ। जब सच्ची चीज मानना ही नहीं आपको, हम सीधी बात कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में देश 10 साल में कितना पीछे गया, इस पर कोई वार्ता क्यों नहीं करता? बेरोजगारी में आजादी के बाद सबसे चरम सीमा पर बेरोजगारी है। कोरोना काल में कितने लोग मर गए, हिसाब है को? तो ये देखिए, आप अगर समाज को एकजुट करना चाहते हैं तो आपको ये बात समाज में पहुंचना ही होगा। आपको ये देखिए देश जा कहाँ रहा है, पहले ये तो देखो। अमेरिका का गुलाम होगा, नोट कर लो। आज ये कह रहे हैं अभी 10 साल बाद तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे। देख लेना क्या हालत होती है देश की। आर्थिक रूप से देश कंगाली की ओर है। ये बैंक जितने हैं ना सब बंधन होने जा रहे हैं। जितने ये सरकारी स्कूल है ना, ये सब ज्यादातर प्राइवेट होने जा रहे हैं।
अभी बिजली में देखिए, अभी किसान की ऐसी तैसी हो जाएगी। खाद में लाइन लगाए कितने रह गए, खाद नहीं पाए, डीएपी। उत्पादन प्रभावित होगा, गेहूं ना मिलेगा तो विदेशी मुद्रा देके गेहूं खरीदोगे। यहाँ पर कागज के नोट से आपको किसान गेहूं देता है, उसको आप सुविधा नहीं दे पा रहे। अब विदेश से मंगाओगे तो आप विदेशी फॉरेन करेंसी दोगे, एज ए गोल्ड दोगे अपने देश का, तब आपको गेहूं मिलेगा। आबादी बढ़ती चली जा रही है, कहां से गेहूं आएगा? बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे देश। हाँ, केवल आप इसमें खुश हो कि हम गुजरात जीत गए, हम हरियाणा जीत गए, हम फलाना जीत गए। अरे जीत गए, हार गए, असली चीज तो करो। ये तो राजनीतिक एक हाँ, पहलू है। बदलाव होगा, इसको मान लीजिए, बदलना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल। चलिए हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसमें हम कुछ नाम लेंगे और आपके हिसाब से वो जो शख्स है उसकी जीवन शैली कैसी है, आपके हिसाब से एक शब्द में आपको उनके बारे में बताना है। एक शब्द। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहले है श्री मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी संघर्ष जीवन रहा उनका। बहन मायावती जी। बहन जी भी ठीक रहे, ऐसा नहीं, शुरू में उन्होंने बढ़िया संघर्ष किया, अब बाद में थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों से डिग गई। श्री योगी आदित्यनाथ जी। वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहते, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं जी। श्री ममता बनर्जी जी। संघर्षपूर्ण महिला है, कुछ कर गुजरने की उसमें तमन्ना है, अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है, उनकी प्रशंसा करेंगे हम। श्री नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई संविधान को लागू करें और हर छोटे बड़े के साथ गैर बराबरी खत्म करावें। हमें लगता है उसके बाद वो ठीक हो सकते हैं, बाकी अभी अपना जो कर रहे हैं ठीक। श्री लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद भी परिवार संघर्षपूर्ण परिवार रहा है, आरोप चाहे कुछ भी लगे, लेकिन राजनीति में जिंदा दिल इंसान रहे हैं और उनकी तो हम तारीफ ही करेंगे। बहन डिम्पल यादव जी। देखिए, डिम्पल जी महिलाओं की एक बहुत सशक्त आवाज़ है और मुझे भरोसा है कि आगे चल के उत्तर प्रदेश की राजनीति डिम्पल यादव जी करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 के बाद केंद्र की राजनीति करेंगे कि हम लोग देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी देश की, और उत्तर प्रदेश जो 25 से 30 करोड़ की आबादी का राज्य है, उस राज्य में 50% से ज़्यादा वोट मिलना ये दर्शाता है कि अब केंद्र की राजनीति में भी समाजवादी पार्टी मजबूती से आएगी। तो उनकी हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं की बहुत सशक्त आवाज़ है। लोकसभा के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्पीच उन्होंने दी। ठीक है, कितना मानते हैं ये तो भाजपा वालों की बात है। अगर आपको सामाजिक कार्य और समाजवाद में चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? हम दोनों को चुनेंगे। दोनों को चुनेंगे। सामाजिक कार्य चलते रहेंगे, लेकिन विचारधारा मेरी वही रहेगी, विचारधारा में कोई समझौता नहीं। पॉलिटिक्स में युवाओं के लिए क्या कैरियर ऑप्शन देखते हैं आप? क्योंकि पॉलिटिक्स में अब युवा संघर्ष नहीं करना चाहता, युवा संघर्ष नहीं करना चाहता। युवा आता है, होल्डिंग लगवाता है, कुर्ता पहनता है, 10-5 नेताओं के साथ फोटो खिंचाता है, डाल देता है। आप गांव में जाओ, लोगों की स्थितियां देखो, उसका आकलन करो, उसको आकलन करके उसको प्रचारित करो कि वास्तव में है क्या। भाई मेरे कहने से क्या होता है, लेकिन यही काम अगर 20 लोग करने लगे, गांव में जाएं, गरीब की मदद करें, किसी मरने जीने में जाना, किसी के सुख दुख में पहुंचना, किसी की मदद करना। कोरोना काल में करोड़ों रुपए का सामान हमने बांट दिया, तो कोई कहने थोड़ी आया था। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना था कि पूरी विधानसभा में किसी गांव में कोई गरीब है, उसको खाने पीने का नहीं तो उसको राशन किट बनवा लो, उसको पहुंचाओ। हम बराबर बांटते रहे, बराबर खाना आना बांटते रहे। ठीक है, छूते रहे ना छूते रहे, भगवान ने हमको बचा के रखा, हम बचे हुए। हम भी ईश्वर भक्त हैं, लेकिन ईश्वर को एक संकुचन में बांधना। देखिए, धर्म से संस्कार मिलते हैं, और आप धर्म का रूप है उसको आप ऐसा बना रहे हो कि शंकराचार्य का अनुसरण रख दो। क्या मतलब है तुमको? अरे जाओ, तुम भी गंगा नहाओ, चले जाओ। तमाम लोग कुंभ में गए, नहाए, तुम भी नहाओ, चले जाओ। अब तुम जा रहे हो, पहले होगा फोटो चल रही, वीडियो चल रही, फलाना चल रहा है। ये देखिए, ये इससे आपको हटना ही पड़ेगा। अब आप इससे समझ लो कि 80 में 42 सीटें नहीं पाए, 33-34 सीटों में भाजपा रहेगी यूपी में। 80 में 34 रहेगी तो आधी से कम है कि नहीं ना है? और सच्चाई ना मानो, आप कहते हो धर्म की जय हो, ऐसे धर्म की जय होगी क्या? तमाम लोग मंदिर में नहीं घुस पाते। अखिलेश यादव जी घर से निकले तो उनके घर का गंगा जल से धुलवाए रहो। कह धुलवाए भाई? मानव से मानव का मतभेद तो आप ही पैदा कर रहे हो। सही बात है, ये जाति भेद का है, ये तो वही हो गया ना, जाति करना नहीं चाहिए। जाति उठती जाती। क्यों करते हो? इसलिए करते हो ना कि तुमको लगता है इससे हमको वोट मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो बदलेगा ना बदलेगा, लेकिन आप बदलोगे,
ये प्रकृति जो होती है, समाज जो होता है, बहुत जागरूक है, और इस जागरूकता को आप ना मानो, आप 4 दिन बाद मानोगे। अच्छा, एक करियर ऑप्शन अगर हम जानना चाहें कि युवा, मान लीजिए अगर मैं, मेरे को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसी भी पार्टी के साथ बढ़ना है, ये एक बात अलग है। आपके अनुभव से, आपने बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत सारी चीजें, शुरुआती में ये भी होता है कि हम लोग भाई कोई भी कार्यक्रम है, कुछ भी है, अपनी राजनीतिक क्षेत्र में कुर्सियां भी रखनी पड़ती, कुर्सियां साफ भी करनी पड़ती, ये कहा जाता है हमेशा। तो आपके हिसाब से अगर मैं जानना चाहूँ कि मान लीजिए मैं एक युवा हूँ, मेरे को शुरुआत करनी है राजनीति की, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूंगा? दूसरा प्रश्न, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भी कोई युवा राजनीति में शुरुआत करता है, राजनीति में एक बात कहा जाता है, पैसा लगता है। आपको आने जाने, घूमने फिरने, होल्डिंग वगैरह सबका पैसा लगता है। वो कहाँ से युवा लेकर आएगा और किस तरीके से करियर ऑप्शन के तरीके अपना राजनीति को देखेगा? देखिए, काम करने वाला जो होता है, अगर वो अपने सिद्धांत पे अडिग हो जाए कि नहीं, हमको अगर इस गांव में गरीब लोग हों, पहले 4 गांव पकड़ लिया, पहचान कहाँ से बनाओगे? यहीं से बनाओगे। तब कोई बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, आप मोटरसाइकिल से पहुंचिए, कहाँ जाइए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्या सुनिए, उसको कलेक्शन करिए, फिर 10, 20, 50 लोगों के नंबर लाइए, धीरे धीरे पहचान बनाइए। पहचान आप ये बनाओगे कि पहले आप फोटो खिंचा के व्हाट्सएप में डालोगे किसी नेता के साथ, अभी होल्डिंग लगाओगे, लंबा कुर्ता पहन लोगे, थाना पहुंच जाओगे, अस्पताल पहुंच जाओगे, तो थोड़ी कर पाओगे। बहुत पैसा नहीं चाहिए, पहले आपके मन में। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आपको बता दें, इनके 4 बेटे थे, ठीक है, और चारों बेटे बिना इलाज के खत्म हुए हैं। भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब के 4 बेटे थे, चारों बेटे, ये इनको गोलमेज सम्मेलन में जाना था, उसके पहले 3 बेटे बिना इलाज के खत्म हो चुके थे। चौथे बेटे का इलाज हो रहा था, उसके लिए पैसा नहीं था, समझ गए। जब पैसा नहीं था तो भीमा भाई अम्बेडकर जी ने संदेश भेजा, तो बाबा साहब ने कहा, अगर मैं अपने एक बेटे को बचाने चला आऊंगा तो मेरे जो करोड़ों बेटे देश में हैं, इनको कौन बचाएगा? तो उसके लिए मेरा ये बेटा भी कुर्बान है। और उसके बाद स्कूल जब जाते थे, स्कूल में अंदर इनका एडमिशन हो गया, क्लास में बैठने नहीं देते थे। बहुत संघर्ष करके ये तय हुआ कि क्लास के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठ के पढ़ेंगे, निचली जाति, हाँ, निचली जात की वजह से दरवाजे के बाहर बैठ के पढ़े कुछ दिन। उसके बाद एक दिन उनका मन सनक गया, तो दरवाजे के सामने लंबा लंबा लेट गए कि अब हम किसी को अंदर जाने नहीं देंगे, हम क्यों नहीं अंदर बैठेंगे। तब प्रिंसिपल ने आके उसको अंदर बैठाना। कोई पानी पीने को नहीं देता था स्कूल में, कोई खाने को नहीं देता था। करने वाला हो तो सब बनेगा। करने वाला चाहे सोहनलाल द्विवेदी जी थे बिनकी के, कौन उनके पास सुविधा रहा? रमाकांत द्विवेदी विधायक रहे हैं, कहाँ का धन रहा है उनके पास? साइकिल से घूमत रहे अबे तक, अबे 6 साल पहले खत्म हुए, 5 साल पहले साइकिल से घूमत रहे। तो करने वाला कर सकता है, लेकिन अब बात यह ना, अब कोई करना नहीं चाहता। संघर्ष के लिए बड़ा लोग चाहते हैं एक दिन में सब, हाँ, सब चमाचम एक दिन में हमारा टिकट हुई जाए। तो कहाँ से टिकट हुई जाए भाई है? अगले दिन हम सीधे विधायक बन जाए। हाँ, लाइन गलत पकड़ोगे तो बेकार हो जाओ। तमाम लोग देखो सभासदी के टिकट नहीं पाए, विधायक का मांगत रहे, विधायक का मांगत रहे और सभासदी का नहीं पाए, तो कैसे काम चलेगा? है बिल्कुल सही। ज्यादा इधर उधर दल से नहीं होता। दल आपको जब स्वीकार करेगा, जब देखेगा आप में दम आ गई, यानी दल भी कहेगा जहाँ घूमने, तो तमाम लोग घूमते रहते हैं। आपने सोहनलाल द्विवेदी जी की बात की, मेरे जहन में एक बात आ गई जिंदगी से रिलेटेड। सोहनलाल द्विवेदी का पुस्तकालय है हमारे जिंदगी, मैं उसके बारे में थोड़ा बृहद चर्चा करूंगा आपसे। सोहनलाल द्विवेदी जी का जो पुस्तकालय है, उसको बनवाया गया सरकार के द्वारा, और उस समय की जो भी सरकार रही, उन्होंने उसको बना के तैयार किया। आज उसकी स्थिति इस प्रकार है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। पुस्तकालय के रूप में अगर मैं देखूं, अभी कई बार उसको प्रयास किया गया कि किसी अलग चीज चालू कर दिया जाए, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी चालू कर दी जाए, ताकि बच्चों के पढ़ाने के लिए भी कुछ हो जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाए। तो परंतु जहां तक देखा गया, प्रयास किया गया, सारी चीजें करना बड़ा ही मुश्किल हुआ। क्योंकि मैं किसी का भी नाम नहीं लेने वाला, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, वो होगा, ऊपर तक बातें कर दी। आपके मन में उसके लिए क्या है और क्या लगता है आपको कि नहीं, वो बिल्डिंग को ऐसे ही पड़े रहने देना चाहिए या आज से 7 वर्ष पहले जी मैं कानपुर में प्रयाग नारायण शिवाला में, जो शिवाले वाले तिवारी जी थे, बद्रीनाथ तिवारी जी, उनके यहाँ से मैं 3 गाड़ी भर के, मतलब नहीं कि फोटो लाया था। सोहनलाल जी की फोटो थी, उसमें हर फोटो में सिद्धांत लिखा था, किसी में कुछ लिखा था, किसी में चल पड़े जिधर जो डगमग चल पड़े कोट पर घुसी और, ये सब कविता लिखी थी। लोकनाथ पांडे जी ने हमको प्रेरित किया था, वो लेके गए थे और मैं वो सब लाया था।
लेकिन अब बात यह है कि जो नौजवान है इसका साहित्य के प्रति इसकी रुचि खत्म हो रही है। कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता। लोहिया जी को सब जानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कोई पढ़ना नहीं चाहता, बाबा साहब को कोई पढ़ना नहीं चाहता, केवल सीधे सीधे सब जादू करना चाहते हैं। एक दिन में सब बन जाए, एक दिन में वो पूरा चाहते हैं कि मुझको मिनिस्ट्री मिल जाए। लेकिन इसको नए युग की तरह भी तो बदला जा सकता है। मैं कहता हूँ आप साहित्य आज इंसान पढ़ने को भाई तैयार नहीं। बात ये है कि जब सोहन लाल द्विवेदी जी की जो प्रतिमा लगी है बेलाई बाजार जी। में, जब उसकी स्थायी रूप से सफाई नहीं होती है तो ये सरकार जो है उनके पुस्तकालय वाचनालय क्या बनवाएगी, डिजिटल क्या करेगी? मैं इस चीज को सरकार के ऊपर डाल ही नहीं रहा। मैं हम समाज के लोगों से बात ये रखना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे जिंदगी में एक ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल सही रूप से किया जा सकता है, जो एक पुस्तकालय, मैं कहता हूँ आज हमारे जिंदगी में बहुत सारी डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, 2-3-4 हैं। बच्चों को क्या आवश्यकता नहीं है कि उनको डिजिटली रूप से पढ़ाई की जा सके। हम हर जगह फीस लेते हैं। अगर वो सोहन लाल द्विवेदी जी का है तो क्या हम सब मिलके उसमें कुछ ऐसा नहीं करवा सकते कि नहीं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में कि वहाँ की सफाई सिर्फ की व्यवस्था हो जाए और वहाँ पे बच्चों को डिजिटल पढ़ने का तरीका मिल जाए, लैपटॉप या कुछ आईपैड की व्यवस्था हो जाए, वाईफाई की व्यवस्था हो जाए। ये क्या हम हमारे समाज से नहीं हो सकता? देखिए, धर्म, समाज, समाज सेवा ये केवल कुछ व्यवसाय ही करते हैं जिंदगी में। बाकी लोग तो क्या करते हैं आप लोग जानते हो। ये जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की, ये जिम्मेदारी है विधायक की, ये जिम्मेदारी है सांसद की। तो मैं प्रयास करके देख चुका हूँ वहाँ तक। और वो जो है कितना विकास कैसे किए हैं, बिनकी से बांदा मार्ग, ललौली मार्ग, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा आमदनी होती है। 10 वर्ष क्या स्थिति में रहा, आज भी ललौली सब टूटा पड़ा है, आज तक सड़क नहीं बन पाई। जहानाबाद तो बर्बादी हो रहा है। जहानाबाद आप चले जाओ बकेवर से जहानाबाद। इसलिए कहना चाहते हैं कि देखिए ये जो जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि को एक लगाव नहीं रहता। वो चाहे तो सड़कें ठीक करा सकता है, चाहे तो इसमें सोहन चाचा का बिंदकी आप कहीं चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, कौन बिंदकी, कौन बिंदकी को ज़्यादा बताएं, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उनसे रहे फतेहपुर बिंदकी, तो कहन सोहन लाल द्विवेदी जी की जन्मस्थली बिंदकी। तो लेकिन बड़ी शर्म आती है चीज सोचकर, कभी नहीं होगा। द्विवेदी जी की जन्मस्थली रही है और आज उसकी स्थिति है। देखिए आपसे हमने क्या बताया, यहाँ पन्ना बापू जैसे वीर योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सोहन लाल द्विवेदी जैसे वीर योद्धा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमने आपको बताया ना, देखिए जो जनप्रतिनिधि होता है, बताओ उनकी मूर्ति लगी है सोहन चाचा की, अब मूर्ति गंदी रहती है, वही चीज तो इसमें कहाँ, इसमें कोई क्या कर सकता है भाई? देखो पैसे का काम है, समझे नहीं। तमाम देखो मंदिर बन गए, तमाम सब व्यापारियों ने बनवाया। हमारे यहाँ 2-4 लोग बहुत आगे रहते हैं इस काम में, हैं, मोना भैया हैं या संजय मामा हैं या इसी तरह के तमाम लोग, उन लोग भी अपना पीछे से लगे रहते हैं। इन लोगों ने 10 मंदिर बनवा दिए। धर्म, देखिए हमने कहा बता, धर्म संस्कार, संस्कार से परिवार, परिवार से समाज, ये होता है, समझे। काम करना दूसरी बात होती है। अब कहा है 10-5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्चा है, ये जनप्रतिनिधि ही चाहेगा तो करवा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये है कि अब चुनाव है नहीं, मुद्दे पे लड़ंगा करने वाले भी तो बहुत हैं। हाँ, क्योंकि अगर मान अड़ंगा थोड़ी लगता है, करने वाले को कोई अड़ंगा नहीं लगेगा, जिसको करना नहीं है क्या कर लोगे आप। जनप्रतिनिधियों पर मेरा आरोप है कि इन लोगों को ये सब काम, धार्मिक काम, करवा जिससे बिनकी की पहचान जिंदा रहे, ये करना चाहिए। आने वाले टाइम में खुद को आप सांसद के रूप में देखते हैं या नहीं? नहीं, क्यों? अभी कुछ नहीं, विधायक के रूप में देखते हैं। जब टिकट मिल जाएगा तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, पहले विधायक बनने। नहीं मिलेगा तो समाज सेवा करते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में सांसद जी को कब लेकर आ रहे हैं? ले आएंगे, जल्दी ले या आएंगे, बहुत समय लगेगा? जल्दी ले आएंगे। अभी ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, जब आपका प्रसारण मेरा वाला हो जाएगा अच्छा, तो उनको भेज देंगे कि आपको भी चलना है, लेवा लेंगे। लाने में कोई दिक्कत नहीं, लाने में भी परसों आए थे, जिस दिन कहोगे ले आएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि ये मार्च के एंड तक अगर सांसद जी का पॉडकास्ट भी हो जाए तो। हाँ, हो जाएगा। ये आपका 28 को आएंगे यहाँ, मैं समय ले लूँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी रील भेज देना, तो उनको हम भेज देंगे कि इसमें आपको चलना है बस। हमारे नेताजी की कुछ ऐसी बात जो आपको प्रभावित करती हो या इंप्रेस करती हो? माननीय नेताजी, आपको बताएं, जब 17 में हमको चुनाव लड़ना था
तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से हम मिले जाके, तो उन्होंने कहा कि जो है नेताजी से एक बार मिल लेना। तो हम जब गए दिल्ली में, हमको गैलरी में मिले, वो व्हील चेयर में थे, याददाश्त बहुत तेज थी। हमें लगता कई वर्ष बाद हम मिले हों, लेकिन बहुत अच्छे से मिले, तुरंत पहचान गए दूरी से, और गुप्ता जी कैसे हैं। तो ये है, वो देखो संघर्ष से उनका जीवन था, वो जीरो से बने, हमेशा लड़ाई लड़ी है। देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी वो पसंद थे, फेवरेट नेता थे। फेवरेट इसलिए कि देखिए नेताजी ने जो ये पंचायती राज का एक्ट लगा है, जो आज प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत या विधायक, सांसद बन जाते हैं, ये उसी कानून से। नहीं, एक जमाना था संदेश भेजा जाता था, संदेश कि कल जाओ यार खटिया हमारा चुनाव चिन्ह प्रधान जी, और जाओ कर दो सब जने खटिया में देने, समझ ले बे। आप खटिया में बैठे हो, अगर वो निकल पड़े तो आप खड़े हो जाओ, वो जमाना था। अगर आप वेद मंत्र सुन लो तो कान में शीशा पिघला के डाल देते थे, समझे। गांव में बारात आप घोड़ी नहीं चढ़ सकते, मंदिर में आप घुस नहीं सकते, आपके लिए अलग टेंट लगेगा, वहां आप खाना खाइए जाके बाहर अलग। कुछ बदला है, कुछ और बदलेगा अभी। इस तरह से थोड़ी होता है कि आप जो है किसी का अगर बुलडोजर से घर गिरवा दोगे, आप किसी का अधिकार छीन लोगे, आप संविधान की पूरी तहस नहस करोगे, गरीब को नौकरी नहीं दोगे, आईएएस बनने के लिए डायरेक्ट आप आईएएस बना दोगे। इस तरह थोड़ी चलेगा देश, सबको मिला के चलना पड़ेगा। जिस दिन आप सबको मिला के नहीं चल रहे हो, तभी तमाम सारा हिंदू अपने को हिंदू नहीं मानता। आप खुद पता करो, उससे पूछ लो क्या कारण लगता है आपको, क्यों नहीं मानते? समाज में एक ये आना चाहिए, गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, सबको अधिकार मिलने चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार, सामाजिक जीने का अधिकार, दवाई का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, हर तरह के सामाजिक अधिकार। अच्छा, मुफ्त फंडे को, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा आती है, मुफ्त फंडा। मुफ्त फंडा मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि हमारे भारत देश में एक चीज होती है, फ्री की चीज की आदमी वैल्यू भी नहीं करता, और फ्री की चीज लेने के लिए लपकते भी बहुत है ना। तो फ्री की चीज को आप क्या समझते हैं, अगर सरकारें कोई चीज फ्री देती है बहुत ज्यादा, तो वो अपने देश के लिए हितकर है या नहीं है? बहुत बड़ा नुकसान है इससे बहुत बड़ा नुकसान है। आप देखो, अगर 18 लाख लैपटॉप हम लोगों ने बांटे थे अपनी सरकार में, तो आप जानते हो कि कक्षा 8 के आगे आप पढ़ना है तो लैपटॉप चाहिए, और गरीब को दिया था जिसके पास 50,000 का लैपटॉप खरीदने की औकात नहीं है, उसको लैपटॉप दिया था। एम्बुलेंस की गाड़ी खरीदना, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, उसमें ड्राइवर की व्यवस्था करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसके बाद उसमें एक नर्स को रखना। 25 करोड़ की आबादी में, जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तब एम्बुलेंस इसलिए चलाई थी कि अनजान आदमी, गरीब आदमी रास्ते में पड़ा रहता है, कोई उठाता नहीं। ऐसे तो फोन किया, गाड़ी आई, उठा के अस्पताल पहुंचाया। उसने नहीं पूछा कि आप ठाकुर हो कि बनिया हो, कि कोरी हो कि चमार हो कि मुसलमान हो, आप बीमार हैं, आप गिर पड़े हैं, चोट लग गई है, आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो ये गाड़ी चलाई थी, ये सोच थी उनकी। बेरोजगारी भत्ता इसलिए देते थे, भाई रोज रोज फार्म भरेगा, घर वाले से पैसा मांगे लड़का, तो वो लड़ाई होता है, तो कहन भाई लो कन्या विद्याधन, एक बिटिया पढ़ जाई तो मैके से लेके ससुरे तक पढ़ाने का काम करी, इसलिए कन्या विद्याधन दिया था। ठीक है, आलोचना तो आप कर सकते हो सबकी, फिर आपने क्या दिया? 5 किलो गले में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। गोमांस, पिछली सरकार से ज्यादा गोमांस इस सरकार में निर्यात हो रहा। ये गाय के, जो कहते हैं कि गाय में भगवान के चिन्ह माने जाते हैं हम लोगों के, पिछली सरकार से ज्यादा गोमांस। जितने आपकी एक यहाँ पर गौशालाएं बनी हैं, गौशाला बनी है, वहाँ जानवर कितना तड़प तड़प के मर रहा है, जरा आप देख लो जाके, बता दिया। और जितने ये गोमांस के कारखाने हैं, उसका नाम रखें अल कबीर। अल कबीर सुने ना, हिंदुओं का है नाम, अल कबीर रखें तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए मुस्लिम। सारे हिंदुओं के कारखाने, जहाँ गाय कटती है, गोमांस विदेश जाता है, सारे हिंदुओं के लगभग कारखाने हैं, 90%। जो कह रहे हैं गूगल में डाल के चेक कर लेना, गंगा सफाई अभियान चलता है। आपने आज तक किसी नेता को, किसी मशीन को एक टोकरी कूड़ा गंगा जी से निकाल के बाहर डालते देखा है? देखा हो तो बताओ। गंगा जी का नियम है, जब बाढ़ आती है तो गंगा अपने आप साफ हो जाती है, जब बाढ़ कम हो जाती है तो गंगा अपने आप, क्योंकि जो फैक्ट्रियां लगाए हैं उनमें जो जल शोधन संयंत्र लगता है, क्या लगता है? जो गंदा पानी निकलता है उसके लिए जल शोधन संयंत्र लगता है। अरे आप सरकार में आप नियम कर दो,
जल शोधन संयंत्र जिसके नहीं, खत्म, फैक्ट्री बंद करवाओ। हम्म, आप गंगा भक्त हो तो आप गंगा भक्त ये काम करो, ये आप नहीं कर पा रहे हैं? जो करना है, बिल्कुल। और नहीं करना है तो जय सीताराम की, का मतलब। बिल्कुल। नहीं, अपने यहाँ एक तो अंधभक्ति भी बहुत है। नहीं, उसकी कोई बात नहीं, अंधभक्ति बनी रहे, भक्ति बनी रहे, राम भक्ति बनी रहे, उसमें किसी को एतराज थोड़ी है। अरे यार, रामेश्वर दयाल शंकर भगवान का नाम है। राम जी, नाम में शुरुआत राम जी में किसका राम- नाम है? राम जी भगवान का नाम है। बिल्कुल। शंकर जी, तमाम लोग कहते हैं शंकर आए, शंकर मतलब भगवान का नाम। बिल्कुल। कण कण में भगवान बसते हैं, लेकिन आप भगवान किसी के गुलाम औकात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन लाया है राम को? किसी की औकात है राम को धरती में ले आए? हम जैसे तुच्छ मानते हैं, हैं? बिल्कुल। किसी का, हमारी तो भाई, हम तो उनके तुच्छ, हम क्या हैं उनके आगे? सही बात है। हैं? जो कहते हैं कि नहीं, ये जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे ठीक है, राम को लाया कौन है ये तो पहले बताओ हमको। हैं? अरे भगवान यार, उनका कोई सानी है, उनका कोई जोड़ है? सारी लीलाएं दिखा दी यहीं पर। हैं? जंगल में 14 साल रहे, सजी सजाई राजगद्दी छोड़ के। आज इन सजी सजाई राजगद्दी होए तो, और राजा दशरथ ने नहीं कहा राम से, कहा था क्या? नहीं। तो कहा जंगल गए। आप कहते हो राम भक्त है, राम भक्त ऐसे होते हैं? अच्छा, आपने अभी यार कहा कि 30% हिंदू हाँ अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हाँ, इन सब कलाबाजियों से। तो उसमें उस 30% में आप अपने आप को रखते हैं या फिर उसके बाद बच्चों नहीं, को मैं रखते हैं? आप नहीं समझ रहे, मैं आपको दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। आप उसको घुमा रहे हैं। आप मंदिर में घुसने नहीं दोगे, आप खाना के लिए अलग टेंट लगाओगे, संविधान की रक्षा नहीं करोगे, आउट ऑफ द वे IAS बना दोगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 54 बार भवा तक ना हुई पाई। जितनी नौकरी होती है सब में पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों का भविष्य तो ऐसे ही बर्बाद हुआ। करोड़ों अरबों रुपया तुम केवल फार्म भरे में कमा लियो, और फिर वो कह रहे हो कि हम 15-15 लाख देंगे। कहाँ का 15 लाख मिला? कहू का? हमें तो नहीं मिला भाई। हमें भी नहीं। हैं? आपको को नहीं मिला? कौन चीज मिली? एक चीज बताओ जो समाज की मजबूती के लिए किया हो। 10 लाख का सूट पहनू, कोरोना काल में करोड़ों का विमान खरीद किया हुआ है। सेना में भी राजनीति, 4 साल की सेना की भर्ती, सोच लो, अग्निवीर। कितना बड़ा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, जरा सोच लो आप। अग्निवीर क्या है? कुछ नहीं। 4 साल में तो सिखो नहीं पाएगा। अब बीच में युद्ध हो गया तो वो कहेगा हम कहे मरे हैं? बिल्कुल सही बात। जो सैनिक जाता है, वीर सैनिक है हमारा। बिल्कुल। कोई किसी के बाप की बपूती थोड़ी है सेना। सेना एक देश की सेना है। सुरक्षा है हमारी, बहुत बड़ा गर्व है। राम को लोग कहते हैं राम हमारे देश के कड़कड़ में है। हर व्यक्ति जय राम जी की करता है। तुम्हारी बपूती का कि तुम राम को लाए थे, कोई नहीं लाया था। भगवान हर युग में रहे हैं, हर युग में रहेंगे। उनके सिद्धांत रहेंगे। जो हम आप बैठे हैं उन्हीं के दम से बैठे हैं, लेकिन उसका रूप आप बिगाड़ रहे हो। जो आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में बहुत सारे लोग आपके हितैषी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। तो जो हितैषी हैं वो तो आपको पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो यही मेरा संदेश है कि देखिए, हमने बता दिया कि सिद्धांत बना रखा है कि धोखे में अलग बात है, लेकिन जान में हम अपने जीवन में जब तक जिएंगे हमारे हाथ से एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। ये सिद्धांत लेके हम चल रहे हैं, बिल्कुल। और इस बात को अब लोग समझने भी लगे हैं। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बातचीत करने से समझ में आने लगता है। अब लोग महसूस कर रहे हैं कि भैया हमने गलती कर दी, आपकी मदद करनी चाहिए थी। हमें भरोसा है कि हमारे समाज सेवी कार्य जो है हमारे राजनीतिक जीवन में भी लगातार हमको जो है ऊंचा करते रहेंगे, हम मजबूत होते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलता है। किसी की मदद करने से, किसी के यहाँ सुख दुख में पहुँचने से, शादी ब्याह में पहुँचने से बहुत लोगों को आशीर्वाद मिलता है। वो आशीर्वाद ही हमारे, हमने बता दिया, आशीर्वाद से धर्म, धर्म से संस्कार, संस्कार से समाज, समाज से राजनीति। तो राजनीतिक कद मेरा प्रतिदिन उठता ही रहेगा, मुझको ऐसा भरोसा है, क्योंकि मैंने समाज सेवा का संकल्प ले रखा है। महाकुंभ आप क्या गए थे? राइट? आपको वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी और क्या नहीं अच्छा लगा वहाँ? देखिए, हमने आपको फिर बताया कि धार्मिक आयोजन को इवेंट में बदलने की कोशिश मत करिए। वो धार्मिक आयोजन था, हिंदू धर्म का आयोजन था, सारे हिंदू गए थे।
जो भी गए हों, हम इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जितने भी गए हों, लेकिन ये धार्मिक आयोजन इसके पहले भी हुए हैं। हर 14 साल में 12 साल में कुंभ आता है, लोग जाते हैं, गंगा नहाते हैं, चले जाते हैं। क्या व्यवस्था थी क्या व्यवस्था नहीं थी उस सबका कोई मतलब नहीं। मेन मतलब ये है कि जो लोग मारे गए उनके शरीर उनके परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की भी एक क्रिया है। जिस प्रकार से अन्नप्राशन क्रिया है, शादी संस्कार होते हैं, इस प्रकार से अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को उनके स्व मिलने चाहिए। कितने मरे, अब वहाँ पे तमाम लोग ढूंढ रहे हैं, अब भी तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, तमाम लोग नहीं मिल रहे हैं, तमाम फेसबुक में चलता है, सारे लोग देखते हैं। तो देखिए, आलोचना के मुद्दे पर हम नहीं जाना चाहते, हम केवल एक ही चीज़ कहेंगे कि जितने लोग मरे हैं ईमानदारी से उनके स्व उनके परिवार को दे दिए जाएँ और उनको कुछ ना कुछ उनका मरहम लगाने का काम किया है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि आप केवल कह दो कि 30 मरे हैं तो हम 30 मरे नहीं मानेंगे। बहुत मरे हैं, उस पर न जाके हमने बता दिया कि देखिए आयोजन खत्म, अब उनके परिवार को उनके शव की जानकारी दे दी जाए, जहाँ शव छिपाए गए हों, जहाँ रखे गए हों, उनको दे दिया जाए और उसको उस विषय को वहाँ से खत्म किया जाए। तो ये तो रही राजनीति की बातें। अब हम थोड़ा सा पर्सनल वे में आते हैं। हमने सुना है अभी आपके कुछ बिजनेस भी हैं, राजनीति के साथ साथ आप कुछ बिजनेस भी हैंडल करते हैं। तो कौन कौन से बिजनेस हैं आपके? हमारे पास यही सीमेंट का बिजनेस है, और पशुहार का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, यही सब काम है, कमाते खाते हैं। बिजनेस इस समय थोड़ा सा सभी के डाउन है। ये तो रोजगार में भी ये क्या युवाओं का क्षेत्र है, आपने युवाओं को रोजगार के लिए बात की क्या है? और बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं किसी जॉब की बात नहीं। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि बिजनेस सरकार, एक कांग्रेस सरकार के समय में एक चलती थी FDI, फॉरेन करेंसी, नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब ये होता है, उस समय 50%, जैसे किसी फैक्ट्री को लगाना है 100 करोड़ की, तो FDI में ये था कि 50% अलाउ होता था कि 50% विदेशी लगा देगा और 50% इंडियन लगा देगा। FDI 50% थी। आज FDI कितनी? 100%। कहाँ जा रहा देश? सब वही लगा देगा तो हम क्या लगा देंगे, फिर हमें मिलेगा क्या? नहीं, आपको केवल इन्वेस्टमेंट कराना है, लेकिन एक तरीका, आप ऑनलाइन बिजनेस पर क्यों नहीं रोक लगाते हो? कोरोना काल आया, लाखों करोड़ों का सामान लोगों ने बांटा हैं, अमेजॉन ने कितना बांटा? जितने ऑनलाइन है इन्होंने 10 रुपया किसी को दिया? तब तो तो आपके हिसाब से ऑनलाइन बिजनेस सही है या गलत? बहुत गलत है, उसको बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे रोजगार मर रहे हैं देश के। पर कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस एक सहारा था। ऐसा नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका ऐसा नहीं, था। दुकानें तब भी सुबह शाम खुलती थी, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दें, जानकारी के लिए आप नोट कर लीजिए कि जैसे कोई ब्रांडेड जीन्स है, अब ब्रांडेड जीन्स उसने बाजार से बताया 10 करोड़ रुपए का माल खरीद लिया, तो उसका खरीद रेट 100 रुपए वाली को 75 रुपए पड़ गया। अब इनकी के एक दुकानदार 100 जीन्स लेने कानपुर गया तो वो 75 वाली 90 की लेके आया। अब वो ऑनलाइन में 75 रुपए का उसका पड़ गया और 90 रुपए बेच रहा है, तुम्हारा 90 का खरीद के आया है। उसको 2 लाख फ्रिज खरीदने हैं, 3 लाख टीवी खरीदने हैं, उसको 10 लाख मोबाइल खरीदने हैं। तो जो दुकानदार, हमारे मोबाइल की दुकान है, 20 मोबाइल मंगाए, हमारा मोबाइल 11,000 का खरीदा पड़ा, उनका मोबाइल 9,000 का पड़ा। उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से सौदा कर लिया, बड़ा सौदा किया, बहुत बड़ा सौदा किया। तो ऑनलाइन बिजनेस चलाते रहोगे, धीरे धीरे सब यहाँ का व्यापार चौपट हो जाएगा। चौपट सीधी बात है, जब 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 बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार कम होगा, तो उसके बाद घटनाएं बढ़ेंगी, चोरी चमारी बढ़ेगी, बदमाशी बढ़ेगी, एक तरीके से खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे आप महसूस करिए ना, है कि नहीं ये बात? नहीं, ये बात तो, इस चीज को तो मानते हैं। छोटा व्यापारी के लिए बहुत बड़ी समस्या है आज के समय पे। आज इंसान घर पे बैठे, अरे यार सीधे समझो, सामने गेस्ट हाउस खुला है, ठीक है, अब ये गेस्ट हाउस में कितने आदमी आवत है? बहुत मिनिमम कम आवत है, काहे आवत है? एक से एक हाई फाई खुल गए। आपकी क्षमता है, आप 20 लाख लगा खोल लो, 50 लाख लगा खोलो, 10 करोड़ लगा के खोल ली, तो 10 करोड़ वाला चले कि 20 लाख वाला चले? 10 करोड़ वाला चले। और समस्या ये है कि वो नहीं उतना, हाँ, दे रहा। अब आप यहाँ 20,000 का दोगे हैं, और उधर चला 40,000 का दे देते हैं रंगबाज, 50,000 का दे देते हैं, जिसमें इज्जत बन जाती है।
अगर ऑनलाइन बिजनेस सरकार बंद नहीं करती है हम्म, तो धीरे धीरे देश और खराब हो जाएगा, लोगों के पास काम नहीं रहेगा। काम के लिए सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस बंद होना चाहिए। रोजगार में इनको कंपलसरी करना चाहिए, जो भी रोजगार खुले, जो भी खुले, इसमें आपको इतने लोगों को रखना ही पड़ेगा, इतने लोगों को करना पड़ेगा। या कर सकते हो, आप सरकार में हो, बिल्कुल। फ्री गल्ला बटा रहे हो, बटाए रहो भाई, कब तक फ्री बटाइए। दयालु गुप्ता का अगला लक्ष्य क्या होगा? समाज सेवा लक्ष्य है, समाज सेवी राजनीति हमारा लक्ष्य है, वही रहेगा। अब आगे 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें मौका देंगे तो हम चुनाव फिर लड़ेंगे, नहीं मौका देंगे हम समाज सेवी राजनीति जारी रखेंगे। हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास की किरण नहीं पहुंचेगी तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी का एक अभी नया एजेंडा जो सुनने में आ रहा है, पीडीए का एजेंडा, तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा कि ये पीडीए क्या है, क्या इसका लक्ष्य है, और 2027 में जैसा कि हमने माननीय अखिलेश यादव जी के कई सारे भाषणों में सुनने में आया, कई सारी चीजों में देखी, तो आखिर ये पीडीए है क्या और किस तरीके से आप इस 2027 के अपने विचारों को देखते हैं? पीडीए एक तरह से विचारधारा है, संवैधानिक विचारधारा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमारे जितने भी और पूर्वज रहे हैं, जितने भी बहुजन हमारे संत रहे हैं, जिन लोगों ने हमें समाज में एक विचारधारा दिया है, वो पीडीए वो है। पी का मतलब होता है पिछड़ा, डी का मतलब होता है दलित, ए का मतलब होता है अगड़ा, अगड़े में वो लोग जो सामंतवादियों द्वारा सताए गए हैं, ए का मतलब आदिवासी, ए का मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, सिख, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। तो हम लोगों का एक विचारधारा ये चल रहा है कि देश में जो संविधान के नाम पर, बाबा साहब की संविधान की किताब में फोटो तो छपी है, लेकिन जो अंदर लिखा पढ़ी है वो सब गड़बड़ हो रही है। जो वो लिख के गए थे उसका पालन नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग इस पीडीए को लेके चले हैं। और हम लोगों को भरोसा है कि हमने अभी पीडीए की शुरुआत जब की थी तो लोकसभा के चुनाव में 2024 में हम लोग उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा जनमत पाए, 42 सीटें 43 सीटें हम लोगों को मिली हैं। और भरोसा है कि पीडीए की रफ्तार बढ़ रही है और पीडीए की रफ्तार एक दिन जो है संविधान की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों को शासन सत्ता में स्थापित करेगी। शिवपाल सिंह यादव जी के साथ आपकी कैसे संबंध? बढ़िया, बहुत बढ़िया संबंध। वो हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, हम लोगों के आदर्श हैं। अच्छा, बड़े नेताओं से एक बात याद आई मुझे, जैसे हमने भी कई सारे संगठनों में काम किया, कुछ किया, तो कभी कभार ये होता था कि जो हमारे ऊपर के अधिकारी होते थे, ऊपर के हमारे बड़े नेता होते थे, उनसे भी हमें छोटी मोटी डांट खाने को जरूर मिल जाती थी कि भाई तुमने ये गलत किया, ये सही किया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आपको छोटी मोटी डांट खाने का मौका मिला? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक आध बार फतेहपुर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो हम लोग साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे, तो ऐसे वो अखिलेश जी की बात कर रहे थे, तो साथ में हम लोग खड़े थे, तो ऐसे मेरा हाथ हल्का सा उनकी पीठ में लग गया। कहा उन्होंने कुछ नहीं, हल्का सा ऐसे करके देखा, हमको एहसास हो गया मैंने गलती कर दी, हाथ लगा दिया, तुरंत हाथ हटाया। लेकिन बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान। उन्होंने हमको छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी बना के भेजा, वहाँ हमने कई सीटों पर चुनाव लड़वाया। पार्टी बहुत भरोसा करती है, हम भी उनके भरोसे पर खड़े उतरते हैं, संघर्ष, रातों दिन संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। अब बड़े खुशी मन से, ये नहीं कि पता चला सब टिकटे के लिए दुनिया दौड़ रही, ठीक है, वो जो आशीर्वाद देंगे वो मानेंगे हम। लेकिन इस पार्टी के सिद्धांत इतने अच्छे हैं कि कहीं कोई बदलने का कोई, अंतिम समय भी यही चाहेंगे कि हमारे शरीर में समाजवादी पार्टी का झंडा ही उड़ के जाए जब हमारी मृत्यु हो, और उस सिद्धांत के साथ ही जाए, ये हम चाहेंगे। ये जुनून होता है किसी संगठन या किसी पार्टी, या कहते हैं पार्टी अपना परिवार बन जाती है एक समय में जब हम उसमें काम करने लगते हैं। कौन जानता था हमको भाई, हमको सरकार में जिला अध्यक्ष बनाया, विधानसभा का टिकट दिया, ठीक है, बहुत मामूली अंतर से कुछ हार गए, कुछ कामियों से, वो एक अलग चीज, लेकिन हमारा सम्मान इतना ज़्यादा है उस पार्टी में। जो नेता हमको नाम से पहचानता हो, जो कभी भी कुछ भी चाहें तो करवा लें उससे, सही बात, तो इतना बड़ा नेता अगर केवल जानता है हमारे लिए, तो यही खुशी की बात है कि अखिलेश यादव जी हमको पहचानते हैं भाई। हमको जीवन में इतना सम्मान कभी ना मिलता जितना सम्मान सरकार में 2 साल जिला अध्यक्ष रहना, लगभग 2 साल रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में सांसद विधायक से ऊपर होता है, और जिला अध्यक्ष बना के इतनी बड़ी ताकत देना, उसको हमने भी बहुत ईमानदारी से निभाया।
अब पार्टी हमारी मजबूत हो रही, हम किसी भी परिस्थिति में रहें हम उसके साथ रहेंगे। तो अगर आपको पीएम जी से मिलने का मौका मिले हम्म। तो आप उनसे मिल के कौन से टॉपिक पे चर्चा करना पसंद करेंगे? मिलेगा तो संविधान की बात करेंगे। संविधान लागू करिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक अधिकार हैं आपको, आपकी पार्टी सरकार में है। ये जो गलत हो रहा है लोगों के साथ, ये गलत नहीं होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था देश की गड़बड़ा रही है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, ये सब अच्छी बात नहीं। देश बढ़िया से चल रहा था, उसको चलाइए। आपने कहा गरीब परेशान है सब पर, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी की आज सरकार आ गई, ठीक है, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारे, पहली बात तो युवाओं के लिए जो रोजगार नहीं मिल रहा, जो आज बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, आ रही है देखा जाए, तो इसमें आप क्या करेंगे? क्या आप सोल्यूशन देखते हैं? इसका क्या सोल्यूशन हो कि हम बेरोजगारी कम कर देंगे? हटाना तो पॉसिबल है ही नहीं। देखिए ऐसा होता है कि पहली बात तो आंकड़े गलत पेश करना, आंकड़े गलत पेश नहीं करने चाहिए, लेकिन पेश इसलिए करते हैं कि अगर सही आंकड़े पेश कर देंगे तो जनता जान जाएगी मेरी सच्चाई। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहले दिन ही हम लोग जातीय जनगणना करा के और संविधान लागू करेंगे। संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार देना, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस सिद्धांत के साथ हम लोग आएंगे। अब मुझे भरोसा है कि जनता भी अब यही चाह रही है। मतलब आरक्षण का कुल मिला के आप उसमें नहीं, आरक्षण में हमने आपको क्या बताया? आरक्षण का मतलब देखिए, आरक्षण का मतलब किसी का अधिकार मारना नहीं है। आरक्षण का मतलब है गरीब को, कमजोर को उसका अधिकार देना। अरे भाई, रेलवे में नौकरी मिलती थी, आपने रेल बेच डाला। हवाई जहाज में नौकरी मिलती थी, आधी हवाई सेवाएं बेच डाली। लाल किला में नौकरी मिलती थी, बेच डाली। प्लेटफॉर्म टिकट 50 पैसे का था, 5 रुपए का है। रेल में जनरल डिब्बे खत्म कर रहे हो आप। बिजली बिल बढ़ा रहे हो, अरे गरीब आदमी फ्री दे दो, हम लोगों को बढ़ा दो। डीजल पेट्रोल 50 रुपए खरीदे, 100 रुपए बेच रहे हो, 50 रुपए टैक्स लगाए हो। स्कूल बंद कर रहे हो, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था करो। दिल्ली में देखो केजरीवाल ने कर दिया था। अब कहोगे वो हार गया, अरे हार गया जीत गया तो वक्त बताएगा। आप सत्ता में, आप बैठे हो सत्ता में, तो आपकी तो जिम्मेदारी है। तो मतलब कन्या विद्याधन मिलता था, महिलाओं की शिक्षा के लिए हम लोग काम करते थे, आप नहीं कर रहे हो। गरीब को लैपटॉप मिलता था, आप नहीं दे रहे हो। 15-15 लाख मिलत रहा है। अच्छा आप बताओ, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। ये कहते थे विदेश में इतना काला धन जमा है कि हर व्यक्ति के हिस्से में 15-15 लाख आएगा। आ जाए ना, ये तो कहते थे, इसमें धोखा है, यही कहते थे ना। आप हमें ये बताओ कि वो पैसा तो भारत आया कि नहीं आया? आपके हिसाब से बताओ, आया कि नहीं आया? अगर आया होता तो जीडीपी बढ़ी होती। हाँ, हमारी नहीं आया। लेकिन जीडीपी का भी बढ़त है, लेकिन इतनी नहीं है। कहाँ बढ़त है? कहाँ बढ़त है? थोड़ा बहुत जो फॉरेन कहते हैं, गलत बात। अपना देखिए, अर्थव्यवस्था देश चौपट है। अर्थव्यवस्था में देश पूरी तरह से चौपट है। आपका वो पैसा विदेश में ही इन लोगों के खाते में जमा हो गया। भाजपा नेताओं ने विदेश से ही डायरेक्ट वो पैसा अपने खातों में जमा करा लिया, देश पैसा नहीं आया। बहुत बड़ी बात है। हम जो कह रहे हैं आप पता लगा लें। तो भाई 15-15 लाख रहेगा ना रहेगा, ये तो कहा था पैसा आ जाए, 15-15 लाख सबके खाते में चला जाए। और देश पैसा अगर आया होता तो आज भारत देश आर्थिक रूप से मजबूत होता। नहीं माला आया तो पैसा गया कहाँ भाई? वो पैसा काला धन गया कहाँ? हम पूछ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप बताओ कहाँ गया? कहाँ गया होगा, जरा अंदाज कर ली है। हम ये कहना चाहते हैं कि देश को जिस मोबाइल के दम से कहते हो कि मोबाइल में गूगल चलाया, ये वो, इसके दम से भाजपा की सरकार आई, यही मोबाइल उनको खत्म कर देगा। यही मोबाइल, क्योंकि अब जागरूक लोग हैं, वो डालते हैं गूगल में, जान जाते हैं कि संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से हमारे साथ क्या हो रहा है। वो जमाना गया कि आप किसी को समझा ले गए। हमारे कहने से क्या होता है? आप बताओ, देश में अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। आप बात कर रहे हो चीन की, आप बात कर रहे हो दुनिया की। अब विदेश नीति में नहीं जाना चाहेंगे, नहीं तो अगर उस पर हम खोल देंगे तो बहुत ज़्यादा जो हमें मालूम, भाई हो सकता है हमें मालूम कम हो, इसलिए उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो एक मोटी चीज़ है वो तो समझो आप। बहुत शानदार बातचीत हुई आज दयालु गुप्ता जी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस चीज को समझेंगे, इनके मुख्य बिंदुओं को समझेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी समाजवाद की और अपनी बातों को रखा। हम पॉडकास्ट में हमेशा प्रयास करते हैं कि हम किसी दल, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के साथ बात ना करें,
हम उसकी भावनाओं को समझे। हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात को बोलने का, अपनी बात को रखने का। हम प्रयास कर रहे हैं आपको उन बातों तक पहुंचाने का। तो बहुत जल्दी अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। आज आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। इसी के साथ सभी को